नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, खासकर ज्योग्राफी के लिए। और हम क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी के लिए। अब हम क्लास 7 आज से शुरू करने वाले हैं। पहले हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद ऐसे ही हम एक एक सब्जेक्ट करके पूरा करते जाएंगे। ठीक है। इस टोटल में हम 6 से 12 तक के लाइक 6 से 10 तक, लाइक 6 से 10 तक तो कंफर्म करने वाले हैं। 11-12 में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही बात करेंगे, ताकि जैसे ऑप्शनल के लिए तो इसमें है नहीं, बट बेसिकली हमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना था, तो हम वो उसी पे फोकस्ड रहेंगे। ठीक है। तो आपको अगर क्लास 6 की जियोग्राफी आपने नहीं देखी है तो आप जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी है जियोग्राफी फॉर क्लास 6, तो आप वहाँ से देखेंगे। और उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जैसे जैसे हम अपडेट करते जाएं आप भी हमारे साथ अपने आप को तैयार करते रहें। हमारा जो टारगेट है वो है दिसंबर तक, जो है दिसंबर क्या, बल्कि आप समझ लीजिए कि नवंबर तक सारी एनसीईआरटी जो है क्लास 6 टू 10 तक सारी कवर हो जाए। 11 और 12 11 और 12 में सेलेक्टेड बुक्स, जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, वहाँ से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। देखते हैं कि ये कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए, ये आप एक बार इन्फॉर्म करेंगे हमको। इस चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखें, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखें, तो बेसिकली यहाँ पे पर्यावरण के संदर्भ में बताया गया। चैप्टर का नाम भी है पर्यावरण। दो अलग अलग प्रकार के पर्यावरण के बारे में बताया गया। मानवीय और स्थलीय पर्यावरण की बात की गई है, या प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है। स्टार्ट आप करते हैं तो शुरुआत में आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा लाइक केस स्टडी टाइप दिया गया है। तो उससे आप जैसे हर बुक के स्टार्ट में जो है, हर चैप्टर के स्टार्ट में इसे कनेक्शंस इस्टेब्लिश कराए जाते हैं बच्चों के लिए, तो वही स्थिति है। आप इसे पढ़ेंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है, क्वेश्चन उठता है वो है पर्यावरण क्या है। तो सीधा सा जवाब वहाँ पे देखने को मिलता है कि शिक्षक जो वहाँ पर रहता है उसने बताया कि जो भी कुछ आप अपने आसपास देखें वो सब क्या है, पर्यावरण है। बेसिकली हम पर्यावरण के बारे में बात करें तो पर्यावरण की अगर हम शुद्ध हिंदी लाइक इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखें, तो हमारा सामने आता है परि प्लस आवरण। मतलब हमारे जो चारों ओर फैला हुआ आवरण है उसको हम पर्यावरण बोलते। परि मतलब होता है चारों ओर, है ना। और आवरण मतलब अब घिराव कह सकते हैं, या ढका हुआ कह सकते हैं। तो हमारे चारों ओर जो हमें ढके हुए है वो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण। ठीक है। अब पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कुछ तो ईश्वरीय प्रदत्त होते हैं, मतलब जो है प्रकृति उसे बनाती है, और कुछ मानव निर्मित होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है। कहा जाता है कि पर्यावरण जो है जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो सब हमें प्रोवाइड कराता है पर्यावरण। जैसे हमें सांस लेने के लिए अगर हवा की ज़रूरत है तो हमें पेड़ पौधे देते हैं। पीने के लिए हमें जल की ज़रूरत है तो वो हमें जो है नदियों से मिल जाता है। मतलब और उसके बाद रहने और खाने के लिए भोजन और भूमि की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें पर्यावरण से ही मिलता है। ठीक है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो दोहन की श्रेणी में पहुंच जाता है। आप इस वाले पेज नंबर 2 के पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके दो प्रमुख घटक बताए गए हैं। एक तो है प्राकृतिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल जो मिल रहा है, और दूसरा है जो मानव बनाता है अपनी सुविधाओं के लिए। तो अगर हम नेचुरल में देखें तो हमें जलमंडल देखने को मिलता है, मतलब वो स्थिति जहाँ जहाँ जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। वायुमंडल मतलब हमारे चारों ओर जो वायु की उपस्थिति है या वायु का घेराव है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल मतलब हमारे चारों ओर जो स्थल क्षेत्र हैं उनको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सजीव जो केवल सजीव से होते हैं, मिले होते हैं, उनको हम जैवमंडल कहते हैं। बेसिकली ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का एक छोटा एक संगठन वाला क्षेत्र होता है, जहाँ चारों आराम से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मानव जीवन की लाइक संभावना सर्वाधिक होती है, तो कहते हैं कि वो सजीव या जैवमंडल बोला जाता है। अगर हम मानव निर्मित देखें तो हम इमारतें देख पाते हैं, हम पाते हैं कि पार्क जो है मानव निर्मित है, उसके अलावा पुल है। ये सब क्या है, सड़क है, अलग अलग स्मारक हैं, और उद्योग धंधे जैसे फैक्ट्रियां हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण हैं।
ठीक है, ये पर्यावरण। अब मानव की अगर हम संकल्पना देखें कि मानव की संकल्पना कहाँ से ली जाती है, तो वो एक व्यक्ति से भी हो सकता है, एक परिवार या कुटुंब से भी हो सकता है, इसमें 4 5 6 10 लोग हो सकते हैं। हो सकता है एक समुदाय या कम्युनिटी से लिया जाए जिसमें 200 400 500 लोग हो जाएं। एक धर्म भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, एक शैक्षिक संस्थान या किसी एक पर्टिकुलर चीज़, लाइक किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेके किसी एक आर्थिक संस्थान का या इकोनॉमिक सेक्टर में किसी एक आर्थिक कंपनी, ऐसा कंपनी मान लीजिए इसे आप सिंपली ना, किसी एक आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही हो सकता है वो किसी देश या पर्टिकुलर भूभाग से जुड़े हों, तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिति भी देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप अगर ऊपर वाले स्थिति को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो भी जीवित प्रणाली है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो भी हमारे आसपास मतलब हम जो जीवित प्राणी हैं, हमारे पास जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके चारों ओर जो लोग पाए जाते हैं, स्थान पाए जाते हैं या वस्तुएं होती हैं या प्रकृति होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम कहते हैं कि भाई ये है पर्यावरण। ठीक है, अगर हम देखें कि पर्यावरण क्या है तो हम सीधा सीधा पाएंगे कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक मिश्रण है। ठीक है, जिसमें प्रकृति भी है, प्रकृति भी कुछ चीज़ों को हमें दे रही है, और साथ साथ हमारे पास मानव निर्मित चीज़ें, लाइक हम अपनी सुविधा के अनुसार मानव निर्मित चीज़ों की भी उत्पत्ति या यूँ कहें डेवलपमेंट कह सकते हैं, या कहें हम उसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में पृथ्वी पर जो भी पाई जाने वाली चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया कि वो बेसिकली दो तरीके, अगर इस आधार पे देखें, जो प्राकृतिक चीज़ें होंगी वो होंगी आमतौर पे वो सब सजीव होंगी ना, उनमें जीवन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये सभी के लिए नहीं सत्य हो, लेकिन कुछ हद तक ये सत्य है। और मानव निर्मित चीज़ें जो होंगी वो आमतौर पे देखा जाए तो वो निर्जीव स्थिति में रहेंगी, मतलब वो बेसिकली स्वतः जो है अपना श्वसन और बाकी सारे काम नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी इस आधार पे हम जो है दो परिस्थितियों में बांटते हैं, जीवीय और अजीवीय। जीवीय मतलब जिसमें जीवन हो, सजीव हो। ठीक है, जैसे आप पाएंगे पेड़ पौधे, जंतु। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके जीवीय प्राणी। ऐसे ही निर्जीव पदार्थों को लेके हम बनाएं तो उसको हम कहेंगे निर्जीव ना, जैसे कि स्थल। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि जो है प्राकृतिक जो मिलते हैं वो आमतौर पर सजीव होते हैं। सारे सजीव नहीं होते, लेकिन आमतौर पर सजीव होते हैं। अगर हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करें सिंपली, अगर ऊपर वाली लाइन को छोड़ के भी हम सिर्फ दो पार्ट में उसे डिवाइड करें, दो भाग में बांटें, तो दो तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारे चारों ओर जो भी उपस्थित है वो कुल मिला के दो परिस्थितियों में उपस्थित है। या तो वो सजीव है, या तो मतलब उसकी श्वसन प्रक्रिया स्वतः स्थापित है, ये और जो है उसमें जीवन है, या तो वो निर्जीव होगा, मतलब उसमें श्वसन प्रक्रिया और बाकी सारी चीज़ें सजीव से रिलेटेड चीज़ नहीं पाई जाएंगी। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जब भी हम मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी लाइक जो हम प्राकृतिक पर्यावरण के संपर्क में आके उसके साथ क्रिया करते हैं, तो और हमारी जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो बनाती हैं मानवीय पर्यावरण को। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं धीरे धीरे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और मानवीय पर्यावरण क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जो है वो चैप्टर क्लास 6 में आपने पढ़ा है। ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। तो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप कौन कौन से हैं? आपने 3 पढ़े थे, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इसके साथ साथ हमने कुछ हद तक जो है वो डिस्कशन कर लिया था जैव मंडल के बारे में भी। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आगे देखने को आपको मिलेगी थोड़ा विस्तृत तौर पे। अब जैसे हमारे आसपास जो प्रकृति में मिल जा रहे हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे भूमि मिल जा रहा है, जल मिल जाए, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो, तो ये सब मिल के क्या बनाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको और एक एक करके देखें तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल होंगे। यहाँ पे जब ये ग्राफ आप देख रहे थे तो मैंने यहाँ भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है प्राकृतिक चीज़ों का। ठीक है, स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है आमतौर पर उसे स्थल मंडल कहते हैं। अगर हम इसके संगठन को देखें, इनकी बनावट को देखें, तो हम देखेंगे कि ये चट्टानों से बने हो सकते हैं, ये खनिजों से बने हो सकते हैं, और मिट्टी की एक बहुत पतली सी परत से ढके होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम और ध्यान से देखें तो हमारे पास, मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मतलब समझाया था ये कि स्थल मंडल में हमारे पास जो चीज़ें उपस्थित होती हैं उसमें पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं, मैदान भी होती हैं, अलग अलग तरीके की घाटियाँ भी होती हैं ना। आपको हास्ट और ब्लॉक
पर्वत और इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था, तो आप एक बार वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये स्थितियाँ जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्वत सिर्फ जो है स्थल भागों पे ही नहीं, कई कई बार पर्वत जो है वो महासागर के अंदर भी पाए जाते हैं। मैंने आपको एक नाम बताया था जो कि अटलांटिक महासागर में है ना, अटलांटिक महासागर में, और वो भी पर्वत है। तो उसका आप नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने उसे ध्यान से देखा है कि नहीं। ठीक है, तो स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा जो है वो महासागरों की सतह पे भी पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति जब बनेगी तो जैसे जहाँ स्थल रहेगा वहाँ लोग आसानी से वहाँ लाइक कह सकते हैं कि वहाँ खनिज संपदा का एक भंडार होगा, खनिजों से ही बना हुआ है। ठीक है, तो खनिज संपदा का भंडार होगा तो वहाँ पे आमतौर पे आपको जो देखने को स्थल रूप में देखने को मिलेगी, उसमें वन मिल सकता है, कृषि मिल सकती है और लोग रहते हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति होगी जब कि वन भी मिल जाए, खेती भी हो जाए और मानव बस्तियाँ भी रह जाएं, तो हमारे पास क्या है, जैसे वन है तो पशुओं के चरने के लिए घास स्थल भी मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप यहाँ पे जनसंख्या का एक बड़ा भाग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक शब्द उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि पर्यावरण जो है वो बेसिकली एनवायरनमेंट, जो इसकी इंग्लिश है एनवायरनमेंट, फ्रेंच शब्द से आई है एनवायरोनेर नाम से, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। ठीक है, अब ऐसी ही स्थिति अगर जल के आसपास, जिस क्षेत्र के आसपास जल बने, लाइक जल ही मिले, वहाँ जल मंडल है। अब जल की जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको 3-4 चीज़ें आमतौर पे देखने को मिल ही जाएंगी। जैसे नदी मिल जाएगी, झील मिल जाएंगे, समुद्र मिल जाएंगे, महासागर मिल जाएंगे, छोटे छोटे तालाब मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे कृत्रिम तालाब भी अब बनाए जा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत होती है तो जल संचय की। तो ऐसी स्थितियाँ जो है वो जल मंडल कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छा, जल के बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ये मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। जीवन के लिए, जीवन की संभावितता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है, क्योंकि जल के बगैर जो है वो जीवन, कहते हैं जल ही जीवन है। जल दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे जल के चारों ओर का क्षेत्र जो है या वो जल मंडल कहलाता है, वैसे ही अगर हम पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है उनको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल का काम क्या है कि जैसे सूर्य के पास बहुत सारे विकिरण होते हैं, बहुत सारी ऊष्मा होती है, तो उनको हम मानव तक पहुंचाने या धरती तक पहुंचाने के बीच का जो एक यूँ कहें कि एक पतली परत जो होगी वो बेसिकली उसको छानने का काम करती है ना। और वायुमंडल से जो भी गर्मी होती है या हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो इस तरीके से वो सीधे सीधे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो होता क्या है कि पृथ्वी का जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है वही जो है हमारे चारों ओर वायुमंडल को बनाए रखने में मदद करता है। यही बात यहाँ पे स्पष्ट की गई है। ठीक है, अब अगर हम इसके संगठन को देखें, इसमें क्या क्या मिला होता है, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको जो देखने को मिलेगा वो जलवाष्प देखने को मिल सकता है। गैस तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, धूल के बहुत सारे कण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसका संगठन जो है आगे और डिटेल में समझाया गया है आगे अगले चैप्टर्स में, तो हम वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ऐसे ही पादप एवं जीव जंतु मिलकर जो है वो जैव मंडल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ ये जो दोनों संकीर्ण क्षेत्र होते हैं बेसिकली, है ना, जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलते हैं, है ना, तो ये वही क्षेत्र होते हैं जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलते हैं। वहाँ पे जीवन की संभावितता सबसे ज़्यादा होती है और वही सजीव संसार का निर्माण होता है। उसी क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे पारितंत्र की, जो कि पारितंत्र क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइक एक स्टोरी टाइप एक केस स्टडी दी गई है कि एक बच्चा है जो एनसीसी कैंप करने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। और जो शब्दावली की बात है तो बेसिकली क्या है कि जैसे किसी एक क्षेत्र में बहुत अलग अलग प्रकार के जीवधारी रह सकते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग लाइक जीवधारी रहते हैं, तो आपस में वो जिस तरीके से किसी भी तरीके से संबंध होते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे से कोई काम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस किसी एक क्षेत्र में कई प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, वो एक दूसरे से किसी भी प्रकार की, चाहे वो भौतिक क्रिया करें चाहे वो रासायनिक क्रिया करें, तो उनका जो है लाइक उस क्षेत्र को वो है पारितंत्र बोला जाता है। और ये बेसिकली
ये एक दूसरे में पदार्थ लाइक ऊर्जा का ही स्थानांतरण करते हैं ना। ये सब क्या है, ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण से संबंधित है। आमतौर पे जैसे यहाँ पे नीचे एक फिगर दिया गया है, ये आप ध्यान से देखें, एक ताल का पारिचित्र दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हिरन भी दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको गाय भैंस भी दिख रही है, ठीक है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, झरना भी दिख रहा है आपको, बत्तख भी दिख रही है, ठीक है। तो और फिर कमल के, ये संभावित है कमल के ही फूल हैं ठीक है, कमल के फूल दिख रहे हैं, झाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक दूसरे पे किसी ना किसी तौर पे आश्रित हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, ताल का एक पारितंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है कि जैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। अब वो पर्यावरण पे तो आश्रित होंगे ही होंगे, साथ साथ वो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो एक दूसरे पे, जैसे हम जहाँ रहते हैं वो उससे संबंधित क्षेत्र पे भी हम आश्रित हो। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूँ बोते हैं ना, तो वो बेसिकली उसका एक, वो हमारा एक पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, जिस पे हम कुल मिला के आश्रित हैं, ठीक है। ऐसे ही कई बार जो लोग मांसाहारी होते हैं वो किसी जीव जंतु पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, ठीक है। जीव जंतु जो है वो घास पर आश्रित होते हैं। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो भौतिक चाहे रासायनिक रूप से जो है वो आश्रित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, इसी क्षेत्र को, इसी स्थिति को कहा जाता है कि जीवधारी के जो आपस के संबंध हैं, साथ साथ पर्यावरण के साथ जो उनके संबंध हैं, उसी से जो है वो पारितंत्र बनता है। अब ये अगर पारितंत्र कहाँ हो सकता है, तो आप देखेंगे कि छोटे से छोटे स्थल पे भी हो सकता है, बड़े से बड़े स्थल पे हो सकता है। अधिक वर्षा वाले वन, चाहे आप अमेजोन की बात करें या आप बात करें मेघालय में चेरापूंजी वाले क्षेत्र की, ठीक है, जहाँ बहुत सारे वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पे आप चले जाएं, घास स्थल पे चले जाएं, किसी भी रेगिस्तान वाले क्षेत्र, थार डेजर्ट, और चाहे सहारा मरुस्थल में चले जाएं, ठीक है। तो ये पर्वत हो गए, झील हो गए, महासागर हो गए, छोटे ताल हो गए, या छोटी नदी हो गई, तो इन सब का अपना एक इकोसिस्टम है, अपना एक पारितंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, चीज़ों में परिवर्तन लाता है। ऐसा मुझे ज़रूरत पहले हमारे पास जब मानव जीवन की शुरुआत अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में थोड़ा सा, तो वहाँ पर देखेंगे कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसको ज़रूरत थी सिर्फ खाने की, भूख लगती थी, यहाँ तक कि उसे पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो खाने की ज़रूरत थी, और साथ साथ उसे जो है पानी पीने की ज़रूरत थी। तो वो आसपास किसी नदी के किनारे चला गया या किसी वन में ठहर गया जहाँ से नदी बहती है, तो उसके जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जो मुख्य आवश्यकताएं थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस पे वो पूरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन, जैसे जैसे हम मानव में विकास की प्रवृत्ति आई, और उसने जो है उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई किसी न किसी तौर पे, तो उसने क्या किया कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना धीरे धीरे शुरू किया, या यूँ कहें पर्यावरण का पहले उपयोग करना शुरू किया, जो कि बाद में चल के छेड़छाड़, या यूँ कहें कि दोहन की प्रवृत्ति तक आ पहुंचा है, ठीक है। अब उसमें जैसे ज़रूरत पड़ी तो उसे पहले वो मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके रह गए, कहीं एक जगह फल और फसल खत्म हो गई तो वो दूसरी जगह जाके रह गए। स्थिति ये बनी कि अब उन्हें एक जगह रहना था, तो उन्हें एक जगह रहना था तो वहाँ फसलें उगानी पड़ी, वहाँ पशुपालन करना पड़ा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या है, धीरे धीरे वो स्थायी जीवन की ओर चले गए, ठीक। अब इसी क्रम में जब आप और आगे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के ज़रूरत पड़ी और उनका आविष्कार हुआ। जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के चक्कर में किसी लट्ठे को सरका के जो है किसी ने बनाया, तो वहाँ पे पहिए का आविष्कार हो गया। फिर ज़रूरत से अधिक अन्न कई बार उपज गया। जैसे मैंने एज एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ, सपोज दैट कि मुझे जो है 1 टन की लाइक 1 टन जो है अनाज की ज़रूरत थी, मुझे 1.5 टन अनाज, लाइक मेरे पास 1.5 टन अनाज हो गया। किसी को 3 गाय की ज़रूरत थी और उसके पास 4 गाय है, तो मैंने क्या किया कि आधा टन अनाज, उसे अनाज की ज़रूरत थी, मुझे गाय की ज़रूरत थी दूध पीने के लिए, तो फिर ऐसा क्या किया कि मैंने आधा टन दे दिया, उसके बदले मैंने गाय ले ली। तो ये स्थिति ऐसी बनी, तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहा गया। धीरे धीरे इसको और डेवलप किया गया, अब वाणिज्यिक स्थिति में ये परिवर्तित हो गया। पहले बार्टर सिस्टम था, मतलब वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है। धीरे धीरे व्यापार की ज़रूरत हुई, बाजार का जो है विकास हुआ, और उसके बाद जो है वस्तु विनिमय पद्धति और वाणिज्य का भी विकास होने लगा। समय परिवर्तित हुआ, 1700 के आसपास की औद्योगिक क्रांति आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ से बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। अब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं परिवहन की स्थिति भी बढ़ेगी, और उससे जो है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी
पूरे विश्व को एक साथ बांधने के लिए हम पूरे सूचना क्रांति और संचार क्रांति की भी जरूरत पड़ी, और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी हमने अपने पर्यावरण को उस तरीके से ढाल लिया। तो यही कुल मिला के ये है कि मानव जो है वो आमतौर पे क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तित करता रहता है, इसी को मानवीय पर्यावरण बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर टाइप दिया गया, या यूं कहें कि आपको बच्चों को समझाने की बात करी गई है कि प्रकृति और मानव के बीच में जो है हमें संतुलन बना के रखना, मानवीय पर्यावरण के बीच में हमें संतुलन बना के रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी हमें इसे हस्तांतरित करना है। ठीक है, आपने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम सुने होंगे, आपने SDG का नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये सारी चीज़ें। तो ये इसका एक ही उद्देश्य है कि हम मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में जो संतुलन है उनको बनाए रखें, और उन्हें अपने उपयोग के उनका उपयोग उतना ही करें जिससे हमारी समरसता बनी रहे, जिससे हमारे बीच में सामंजस्य बना रहे, ताकि हम इसे भविष्य में भी इस्तेमाल कर पाएँ, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका फ़ायदा ले पाए। तो इस पूरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 था, ये पर्यावरण नाम से चैप्टर था, यही बताया गया है। ठीक है, और पर्यावरण की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली आपको पेज नंबर 2 पे इस ग्राफ में ही दे दी गई है, कि इसमें जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ कह सकते हैं कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ेंगे इसको, और अगर आपको कुछ इसमें जानना होगा तो आप मुझे सूचित करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी अभी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा जल्द ही हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होंगे विद द PDF, और आप वहाँ से भी हमें हमारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ अपने कमेंट पूछ भी सकते हैं, वो ग्रुप रहेगा, स्टडी ग्रुप रहेगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप एक बार इसे पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आता तो आप एक बार कह सकते हैं। वैसे ही बहुत आसान सा चैप्टर है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करा है जितनी डाइल्यूट हो सके, जितना हल्का बनाया जा सके, इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। हैव अ गुड टाइम अहेड, और कल मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, और फिर आगे देखेंगे।